हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम बात करेंगे बच्चों क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है उसका बेसिक पढ़ेंगे आज, और आज बहुत सारे क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। लेकिन इससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि इस लेक्चर से पहले हमने 2 लेक्चर और डिस्कस कर लिए हैं। उन लेक्चर्स में हमने जो पोलिनोमियल जो था उस पोलिनोमियल का बेसिक सीख लिया था, और कल के लेक्चर में हमने जो पोलिनोमियल है उसके सीबीएसई में जो पीवाईक्यूज है हमने वो भी डिस्कस कर लिए थे, और भी बहुत सारे क्वेश्चन डिस्कस किए थे जो सीबीएसई बार बार पूछ रही है। इसके अलावा बच्चों आज हम जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसको शुरू कर देंगे, और फर्दर अपन जो भी सीबीएसई के पीवाईक्यूज है वो सारे क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। लेकिन इससे पहले मैं कुछ बता देना चाहता हूँ आपको। अभी आपकी एग्ज़ाम जो है उस एग्ज़ाम के आप मान के चलो कि अभी 2 महीने ही नहीं बचे हैं, 2 महीने से भी 1 दिन कम हो गया है बच्चों। तो आपकी एग्ज़ाम बहुत पास आ गई है, तो आप अपनी प्रिपरेशन को नेक्स्ट लेवल तक कैसे ले जा सकते हो, सबसे पहले मैं आज ये बात करना चाहूँगा बच्चों आपसे। तो आप अपनी प्रिपरेशन को यदि और बेहतर बनाना चाहते हो बच्चों, तो आपको क्या करना चाहिए। तो बचे हुए दिनों में बच्चों सबसे पहली बात तो ये है कि आप लगे हुए हो सारे, लेकिन फिर भी आप अपने जो भी स्टडी आवर्स है वो बढ़ा दीजिए सबसे पहले तो। और इसके बाद में आपको क्या क्या करना चाहिए वो मैं आज डिस्कस करना चाहूँगा सबसे पहले। तो सबसे पहली बात तो बच्चों ये है कि आपको यदि अपनी जो एग्ज़ाम की प्रिपरेशन है उसको नेक्स्ट लेवल तक लेकर जाना है, तो सबसे पहले आपके पास में जो भी कंटेंट है उस कंटेंट को आप सीमित कर लीजिए। अभी क्या है कि मार्केट में बहुत सारा कंटेंट पड़ा है, तो इस टाइम पर क्या होता है कि बच्चे भटक जाते हैं कि भाई क्या पढ़े क्या नहीं पढ़े, ये पढ़ लेते हैं वो भी पढ़ लेते हैं, लेकिन इतना बहुत सारा आपको नहीं पढ़ना है। आपको लिमिटेड कंटेंट जो है उसको सेलेक्ट कर लेना है कि भाई मुझे तो ये पढ़ना है, इस इतने कंटेंट को मुझे मास्टर कर लेना है, और खुद में विश्वास रखना है। सबसे पहली बात तो ये है। सबसे पहली बात क्या है, आपको कंटेंट को लिमिटेड कर लेना है और खुद में विश्वास रखना है। इसके बाद बच्चों क्या करना है, उस कंटेंट को आपको बार बार रिवाइज करना है। दूसरी बात क्या है बच्चों, उस कंटेंट को बार बार रिवाइज करना है। और रिवाइज करने का जो मेथड है वो मेथड थोड़ा अलग है। आप लोग क्या करते हो कि कंटेंट को लेकर आपके पास जो भी नोट्स वगैरह जो भी टीचर्स ने आपको लिखवाए हैं स्कूल्स में, वो नोट्स लेकर बैठ जाते हो, क्वेश्चन प्रैक्टिस कहीं से करने लग जाते हो। ये तरीका गलत है रिवीजन का। इस टाइम पे बच्चों यदि आपको रिवीजन करना है तो आपको रिवीजन में क्या करना है कि आपको एक नोटबुक साथ रखनी है, और उस नोटबुक में आपको हर एक चैप्टर के शॉर्ट नोट बना लेने हैं। शॉर्ट नोट यानी कि जिसको आप माइंड में बोल सकते हो। जैसे मैथमेटिक्स में आपको फॉर्मूलेज हो गए, साइंस में जैसे केमिस्ट्री में कुछ इक्वेशंस हो गई, और ऐसे ही आपके पास में एसएसटी में कुछ टिप्स हो गए, इंग्लिश में ग्रामर वगैरह के जो भी रूल्स हैं वो सारे रूल्स आपको क्या है चैप्टर वाइज है वो सेट कर लेने हैं। मेरी बात समझ आ रही है बच्चों सभी के। तो सबसे पहला काम क्या है, सबसे पहला काम है कि कंटेंट को सिलेक्ट करना आपको कि मुझे क्या पढ़ना है, और खुद में विश्वास रखना है। दूसरी बात क्या है बच्चों, आपको जो भी पढ़ना है उसको आपको क्या करना है, बार बार रिवाइज करना है। जो भी पढ़ना है, जो कंटेंट आपके पास में बच्चों उसको बार बार रिवाइज करना है। इसके अलावा तीसरी बात क्या है बच्चों, आपको अभी जो भी कंटेंट आपके पास में है उस कंटेंट को रिवाइज करते टाइम आपको आपके शॉर्ट नोट बना लेने हैं, ताकि एग्ज़ाम टाइम जब आए तो उस एग्ज़ाम टाइम में आपको जब सिलेबस को पूरे सिलेबस को रिवाइज करना हो, देन आपके पास में वो शॉर्ट नोट हो जिसको आप पढ़कर एग्ज़ाम में बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो। इसके अलावा आप क्या कर सकते हो, इसके अलावा आप सीबीएसई की जो पीवाईक्यूज है वो पीवाईक्यूज सोल्व करके अपनी प्रिपरेशन को और बेहतर बना सकते हो। इसके अलावा बच्चों लास्ट बात मैं आपको बताना चाहूँगा, लास्ट बात ये है कि आप मार्केट में से कोई एक बुक लेकर, सैम्पल पेपर की बुक लेकर, आप जो सैम्पल पेपर है जो भी मार्केट में बुक आपको मिलती है उन सैम्पल पेपर को सोल्व करके आप अपनी तैयारी को नेक्स्ट लेवल तक ले जा सकते हो। और यदि ये काम आप करते हो तो मैं गारंटी के साथ कहता हूँ बच्चों कि आप बहुत अच्छा स्कोर बना सकते हो। देखो इस टाइम पे एक्चुअली होता क्या है बच्चों कि आपके सब दोस्त भी क्या होते हैं कि कोई सी बुक ले आता है, कोई कहता है मैं जुगाड़ से पढ़ूंगा, कोई कहता नहीं मैं तो एमटीजी लाऊंगा, कोई कहता मैं आर.डी. शर्मा से पढ़ता हूँ। आपको इतने सारे कंफ्यूज नहीं रखने बच्चों। आपको तो क्या करना है, एक बुक सेलेक्ट कर लेनी है, जो कंटेंट है वो सेलेक्ट कर लेना है, खुद में विश्वास रखना है, रिवीजन प्रॉपर हमें करना है। रिवीजन का मेथड मैं बता रहा हूँ आपको कि रिवीजन कैसे करना है। आपको एक नोटबुक रखनी है, उस नोटबुक में रिवीजन करते करते आपको क्या करना है, शॉर्ट नोट बना लेने हैं। इसके अलावा आपको सीबीएसई के पीवाईक्यूज है वो सोल्व करने हैं। और जब आप इतना काम कर लेते हो तो इतना काम करने के बाद ही आप में बहुत सारा कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाएगा। और लास्ट काम आपको फिर क्या करना है, आपको जो भी मार्केट में आपको सैम्पल पेपर मिलता है, सैम्पल पेपर जो मिलते हैं
उन सिंपल पेपर को सॉल्व कर लीजिए। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि आपका स्कोर अच्छा नहीं, बहुत अच्छा होगा। तो ये सारी बातें आप ध्यान में रखेंगे। और इसके बाद में मैं अब ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए अपना जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है बच्चों वो स्टार्ट करना चाहूँगा। और जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो बेसिक्स है वो बेसिक्स आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो बच्चों जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो चैप्टर है ये आज हम डिस्कस करना चाहते हैं। तो सबसे पहली बात है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है। तो बच्चों हमने सबसे पहले जो कल के और परसों के जो लेक्चर में हमने देखा था कि एक px एक पोलिनोमियल है, जो पोलिनोमियल कुछ इस फॉर्म का है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c फॉर्म का कोई पोलिनोमियल है। और इसमें हमने देखा था कि a नॉट इक्वल टू क्या था, 0 था। ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाता है। ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाता है, लेकिन कब बनता है बच्चों आपको पता है, जब आप px को क्या कर देते हो, 0 को इक्वल कर देते हो। और मैथमेटिक्स का ये रूल होता है कि जब आपके पास कोई एक्सप्रेशन होता है उस एक्सप्रेशन को आप 0 के, मैथमेटिक्स में क्या होता है बच्चों, जब कोई आपके पास में एक्सप्रेशन होता है और उस एक्सप्रेशन को आप 0 के इक्वल कर देते हो तो वो क्या बन जाती है कि इक्वेशन बन जाती है। तो आपके पास में जो अब ये लिखा हुआ है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, ये आपके पास में क्या बन गई है, अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है बच्चों। क्या बन गई है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। सबके पहली बात क्लियर है क्या बच्चों, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। और ये किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म है। क्या है बच्चों, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म है। यहाँ पर a नॉट इक्वल टू 0 है और आपके पास में जो abc जो है वो आपके पास में रियल नंबर है। abc क्या है, रियल नंबर है, बट आपका a 0 नहीं है। abc जो है वो क्या है, abc आर रियल नंबर्स बट a नॉट इक्वल टू 0। ये बात मैंने आपको कल भी बताई थी कि आपका a है वो यदि 0 हो जाता है तो ये ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c जो था, इसमें ये वाली टर्म 0 होके ये आपकी क्वाड्रेटिक को जो आइडेंटिटी है वो खो देता है और ये लीनियर बन जाता है। तो ये बात सभी के क्लियर हुई होगी कि बच्चों ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c है वो किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की कौन सी फॉर्म है बच्चों, स्टैंडर्ड फॉर्म है। कौन सी फॉर्म है, स्टैंडर्ड फॉर्म। इसके बाद में मैंने बताया कि abc है वो आपके रियल नंबर्स है बट a नॉट इक्वल टू 0 है। इसके बाद में आपकी ax स्क्वायर प्लस bx में यदि अपन सॉल्यूशन की बात करें, किसकी बात करें बच्चों, सॉल्यूशन की यदि बात करें, और सॉल्यूशन को मैंने बताया था आपको रूट्स भी कहते हो और सॉल्यूशन को क्या कहते हो, जीरोज भी कहते हो। किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशन की यदि बात होती है तो उसके हमेशा एट मोस्ट टू सॉल्यूशंस होते हैं। कितने सॉल्यूशन बच्चों, 8 मोस्ट 2 सॉल्यूशन होते हैं। सबके बात समझ आ रही है बच्चों, ये किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के पास में 8 मोस्ट 2 सॉल्यूशंस हो सकते हैं। ये बात हमने डिस्कस परसों के लेक्चर में की थी कि कोई इक्वेशन क्वाड्रेटिक है तो उसके कितने सॉल्यूशन हो सकते हैं। इसके बाद में आपके पास में जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होगी उसका बच्चों जो ग्राफ होगा वो ग्राफ किस शेप का होगा बच्चों, वो ग्राफ आपका पैराबोला शेप का होगा। किस शेप का होगा, पैराबोला शेप का होगा इसका ग्राफ। इसके अलावा आपका ग्राफ कैसा दिखेगा, ग्राफ जो है वो पैराबोला ग्राफ अपवर्ड फेसिंग होगा या डाउनवर्ड फेसिंग होगा, ये सारी बातें भी हम डिस्कस करेंगे। और इस चैप्टर में क्या क्या डिस्कस करेंगे वो सारी बातें अब हम देखना चाहेंगे। तो बच्चों यहाँ पर सबसे पहले अपन ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन का बेसिक देखा है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिखती कैसे है। इसके अलावा बच्चों तो हमारे पास में सबसे पहला जो टॉपिक होगा वो क्या होगा, हाँ, ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन सबसे पहला टॉपिक ये होगा। इसके बाद में हमारा दूसरा टॉपिक क्या होगा बच्चों, मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू, ये हमारा दूसरा टॉपिक होगा। इसके बाद में हमारा तीसरा टॉपिक क्या होगा बच्चों, इसके बाद में हमारा तीसरा टॉपिक होगा सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, 3 टॉपिक हो गए हमारे। और सॉल्यूशन के लिए बच्चों हमें 2 मेथड पढ़ने हैं। वैसे 3 मेथड होते हैं लेकिन हमें मेथड पढ़ने कितने हैं, 2 ही मेथड पढ़ने हैं। कौन कौन से मेथड पढ़ने हैं बच्चों हमें, सबसे पहला हमारा फैक्टराइजेशन। कौन सा मेथड पढ़ना है हमें, फैक्टराइजेशन मेथड पढ़ना है। इसके अलावा हमें क्या पढ़ना है बच्चों, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला पढ़ना है। ये 2 मेथड हम डिस्कस करना चाहेंगे। और इसके अलावा हमें कौन सा टॉपिक पढ़ना है,
इसके अलावा पढ़ने हैं नेचर ऑफ रूट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, नेचर ऑफ रूट्स। और नेचर ऑफ रूट्स जो है इससे आपका एक एमसीक्यू आपको एग्जाम में 100% इस चैप्टर से आपको नेचर ऑफ रूट्स का एमसीक्यू मिल जाएगा। तो इसके बाद में पढ़ना है नेचर ऑफ रूट्स। इसके बाद में बच्चों हमें पढ़ना है वर्ड प्रॉब्लम्स। तो बेसिकली बच्चों आपके सामने 5 टॉपिक्स है, यदि आप इन 5 टॉपिक को इस चैप्टर में मास्टर करते हो देन मैं कहता हूं कि आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो चैप्टर है वो आप बहुत अच्छे से इसमें स्कोर कर सकते हो। तो टॉपिक कौन कौन से हैं मैं एक बार फिर आपको गिनवा देता हूं, रिवाइज करवा देता हूं बच्चों। ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू, सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसके अपन 2 फॉर्मेट पढ़ेंगे, 2 मेथड पढ़ेंगे, फैक्टराइजेशन पढ़ेंगे और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला पढ़ेंगे। इसके अलावा नेचर ऑफ रूट पढ़ना है हमें और इसके अलावा हमें वर्ड प्रॉब्लम पढ़नी है बच्चों। इतनी बात सबके क्लियर है क्या? यस और नो? इतनी बात क्लियर तो बच्चों अपन आगे बढ़े। वेरी गुड, तो अपन आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहला जो टॉपिक है हमारा ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सबसे पहले यही डिस्कस करेंगे आज हम। तो आज हमारा पहला टॉपिक क्या होगा बच्चों? ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसका बच्चों में ग्राफ देखना है, ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो बच्चों सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म कौन सी होती है मुझे बताओ। देखिए बच्चों क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म कौन सी होती है? याद है ना आपको? अभी भी बताई थी ना मैंने, ax² + bx + c = 0। ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म है। बच्चों इसका जो ग्राफ होगा वो कैसे बनेगा तो एक बार बता देना चाहता हूँ आपको कि इसका जो ग्राफ बनता है वो इस a पे डिपेंड होता है। बच्चों जो a है उसकी वैल्यू यदि ग्रेटर देन 0 है तब क्या होगा, a की वैल्यू है वो लेस देन 0 है तब क्या होगा। एक बात तो ये है। इसके अलावा बच्चों क्या क्या बातें हैं? इसके अलावा यदि आपकी किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स है वो 2 एग्जिस्ट कर रहे हैं, कितने रूट्स? 2 रूट्स, तब तो ग्राफ कैसा दिखेगा? जब किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक रूट एग्जिस्ट कर रहा है तब आपका ग्राफ कैसा दिखेगा, और जब आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तब इसका ग्राफ पे कैसा दिखेगा। 3 बातें इसमें पढ़नी है और सेम 3 बातें इसमें पढ़नी है। एक की वैल्यू जो लेस देन 0 है तब आपके पास में यदि 2 रूट्स हुए, कितने रूट्स हुए? 2 रूट्स से तो ग्राफ कैसा दिखेगा? 1 रूट हुआ तो ग्राफ कैसा दिखेगा, और इसके बाद में नो रूट हुआ मतलब 0 रूट। इस केस में बच्चों आपका ग्राफ कैसा दिखेगा? तो मैं सबसे पहले बात कर रहा हूं a ग्रेटर देन 0 पे बच्चों। a ग्रेटर देन 0 यदि आपके पास है और रूट यदि 2 है तो आपका ग्राफ जो है वो कुछ इस शेप का होगा बच्चों। किस शेप का होगा? इस टाइप का आपका ग्राफ होगा, अपवर्ड फेसिंग पैराबोला होगा। और आपके पास में ये पैराबोला आपकी एक्स एक्सिस जो है इस एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट पे कट करता हुआ दिखेगा। बात समझ आ रही है? तो पहला जो आपका ग्राफ होगा a ग्रेटर देन 0 होगा तो अपवर्ड फेसिंग ग्राफ बनेगा और एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट पे आपको कट करता हुआ दिखेगा। ऐसे यदि रूट 1 हुआ, इस केस में बच्चों क्या होगा, आपका जो ग्राफ है वो अपवर्ड फेसिंग तो होगा बट वो ग्राफ जो है वो आपकी एक्स एक्सिस को टच करते हुए निकल जाएगा एक पॉइंट पे। तो कितने सॉल्यूशन होते हैं इस केस में? एक सॉल्यूशन होता है, ग्राफ पैराबोला का होगा और अपवर्ड फेसिंग होगा। बच्चों a ग्रेटर देन 0 में ग्राफ हमेशा कैसा होता है? अपवर्ड फेसिंग ही होता है। और यदि सॉल्यूशन नहीं हुआ इस केस में बच्चों क्या होगा, आपका ग्राफ जो है वो एक्स एक्सिस को ना तो टच करेगा और ना ही इंटरसेक्ट करेगा। ये तीनों बातें सभी के क्लियर है क्या? ऐसे ही 3 बातें बच्चों इसमें होगी। एक की वैल्यू यदि लेस देन 0 है उस केस में आपका जो ग्राफ जो होगा वो कैसा बनेगा बच्चों? आपका डाउनवर्ड फेसिंग बनेगा और आपका ग्राफ कुछ ऐसा दिखाई देगा। देखो कितने पॉइंट पे कट कर रहा है? 2 पॉइंट पे कट कर रहा है। तो कितने रूट हो गए इसके? 2 रूट हो गए। ऐसे यदि a लेस देन 0 है और रूट 1 है तो इस केस में बच्चों आपका ग्राफ जो होगा वो डाउनवर्ड फेसिंग ही होगा और आपकी एक्स एक्सिस को टच करते हुए निकल जाएगा। तो इसमें आपके पास में 1 सॉल्यूशन होगा। और सॉल्यूशन नहीं है तो इस केस में ग्राफ कैसा होगा ये आप एक बार खुद अपने दिमाग में सोचो बच्चों। कैसा होगा बच्चों इसका ग्राफ? देखो एक बार देखिए ध्यान से आप। तो इसका ग्राफ बच्चों कैसा होगा? डाउनवर्ड फेसिंग होगा बट ना तो ये टच करेगा और ना ही ये इंटरसेक्ट करेगा। क्या सभी की इतनी बातें समझ आई बच्चों? आपके पास में a ग्रेटर देन 0 है
तब आपके जो ग्राफ्स होंगे वो कैसे दिखेंगे बच्चों, अपवर्ड फेसिंग होंगे, यानी ऊपर की साइड में जो पैराबोला है वो खुला रहेगा। a<0 में आपके जो ग्राफ होंगे वो डाउनवर्ड फेसिंग होंगे। और आप देख सकते हो यदि दो रूट एग्जिस्ट कर रहे हैं तो ग्राफ दो जगह से कट कर रहा है, एक रूट एग्जिस्ट कर रहा है तब आपका ग्राफ इसको एक्स एक्सिस को एक पॉइंट पे टच कर रहा है, और कोई भी रूट नहीं है तो इस केस में ये टच कर ही नहीं रहा। ऐसे ही a<0 में तीनों जो ग्राफ है वो डाउनवर्ड फेसिंग है। पहले केस में जिसमें दो रूट एग्जिस्ट कर रहे हैं उस पर ग्राफ दो पॉइंट पे कट कर रहा है, और दूसरे केस में जिसमें एक रूट है उसमें ग्राफ एक पॉइंट पे टच कर रहा है। और ऐसे ही बच्चों तीसरे केस में आपका जो ग्राफ है वो किसी भी एक्स एक्सिस को किसी भी पॉइंट पे टच भी नहीं कर रहा ना कट कर रहा है। तो आशा करता हूँ कि ग्राफ की कहानी से भी बच्चों की बहुत अच्छे से समझ आई होगी। और बहुत सारे बच्चों को ये बात पता ही नहीं है, बहुत सारे बच्चों को ग्राफ की बात पता ही नहीं कि ग्राफ ऐसा दिखता है और ऐसे अपवर्ड फेसिंग डाउनवर्ड फेसिंग होता है, लेकिन हमें ये बात बहुत अच्छे से समझनी है। ठीक है बच्चों, इसके बाद में हम बात करते हैं अपने मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज़ की। मैं इन्हीं ग्राफ से ही बात करूंगा दूसरे टॉपिक की। पहला टॉपिक अपना क्या था, ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और दूसरा टॉपिक बच्चों हमारा क्या है अभी, मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू। मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू बच्चों, ये जो टॉपिक है ये टॉपिक बड़ी क्लासेज में पूरा चैप्टर आता है। बड़ी क्लास में हायर मैथमेटिक्स में मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज के बहुत सारे क्वेश्चन, बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन बनाए हुए हैं। तो इसकी बात करें बच्चों तो आप खुद ध्यान से देखो एक बार, आपका जो कर्व जो बना है उस कर्व को देख कर एक बार बताओ मुझे कि a<0 होगा तब तो क्या होगा, और a<0 होगा तो क्या होगा। ध्यान से देखो बच्चों, इस केस में आप देख रहे हो कि ये जो पॉइंट आ रहा है, ये पॉइंट इसका कौन सा पॉइंट है बच्चों, मिनिमम है या मैक्सिमम है? अरे मिनिमम वैल्यू है, मैक्सिमम वैल्यू है। इस पॉइंट पे बच्चों हमेशा मिनिमम वैल्यू मिलेगी। ऐसे ही आप इसको देखो, इस पॉइंट पे कौन सी वैल्यू मिलेगी, मिनिमम वैल्यू मिलेगी। ऐसे ही आप इसको देखो, इस पॉइंट पे कौन सी वैल्यू मिलेगी, मिनिमम वैल्यू मिलेगी। जब आपका a> बच्चों 0 होगा, a> होगा बच्चों, उस केस में आपके पास में हमेशा कौन सी वैल्यू मिलेगी बच्चों, मिनिमम वैल्यू मिलेगी। मैं अभी नहीं बता रहा हूं कि मिनिमम वैल्यू क्या मिलेगी क्या नहीं मिलेगी, लेकिन मैं पहली बात बता रहा हूं इसके अंदर a> हुआ तो मिनिमम वैल्यू मिलेगी, और a<0 हुआ तो आप देखो यहां पे मैक्सिमम मिल रहा है क्या, यस और नो बच्चों। देखो मैक्सिमम मिल रहा है ना इस पॉइंट पे, देखो आप इससे कोई बड़ी वैल्यू थोड़ी है ग्राफ की, नहीं है सर, तो ये इसका मैक्सिमम है। ऐसे ही इसको देखो आप, ये यहाँ पे मैक्सिमम मिल रहा है, और इसको देखो आप, ये यहाँ पे मैक्सिमम मिल रहा है। तो बच्चों दूसरा केस क्या है आपके पास में, a<0 है, उस केस में आपके पास में कौन सी वैल्यू मिलेगी बच्चों, मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी। इतनी बातें सभी को क्लियर है? मुझे लगता है कि ग्राफ सबको आ गए हैं। a>0 होगा तो आपको मिनिमम वैल्यू मिलेगी, और a<0 होगा तब उस केस में आपको a>0 होगा उस केस में आपको मिनिमम वैल्यू मिलेगी, और a<0 होगा उस केस में आपको मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी। तो सर ये मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू होती क्या, हमें तो पता ही नहीं है सर। तो पता नहीं है तो पता करते हैं बच्चों। अभी जो आपकी मैक्सिमम वैल्यू जो होगी वो तो क्या होगी, मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, एक बात तो ये पता करनी है। दूसरी बात हमें ये पता करनी है वो मैक्सिमम वैल्यू किस पॉइंट पे है, यानी वो आपकी कौन सी वैल्यू है, यानी आपकी एक्स की वो कौन सी वैल्यू है जिसके ऊपर आपकी मैक्सिमम वैल्यू है, तो वो होगी 8x = मैक्सिमम वैल्यू क्या है और किस पॉइंट पर है। तो बच्चों मैक्सिमम वैल्यू जो है वो तो होती है आपकी -d/4a, -d/4a, और आपके किस पॉइंट पर है वो आपकी होती है -b/2a। अब सर ये d क्या है, तो ये तो वैसे तो आपको पता होगा, लेकिन नहीं पता है तो भी अपन आगे वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसको बोलते हैं डिस्क्रिमिनेट। क्या बोलते हैं इसको, डिस्क्रिमिनेट बोलते हैं। और इसकी जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, b² - 4ac होती है बच्चों। इसके बाद में किस पॉइंट पे है ये, तो x = -b/2a पे ये आपका मिनिमम एग्जिस्ट कर रहा है इसका। ऐसे ही बच्चों सेम केस ये है, इसमें क्या है, मैक्सिमम वैल्यू है, तो आपकी जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो क्या होगी, मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी और किस पॉइंट पे होगी, 8x = बच्चों आपको इसके लिए अलग से फॉर्मूला याद करने की कोई जरूरत नहीं है। इसका भी वही फॉर्मूला होगा -d/4a एंड x = -b/2a, और ये आपका d वही है डिस्क्रिमिनेट, और इसकी वैल्यू होती है d =
बी स्क्वायर माइनस 4ac। मुझे लगता है कि ये सारी थ्योरी आपको बहुत अच्छे से समझ आई होगी, और हम जो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू जो है उसकी थ्योरी तो आपको समझ आई, लेकिन उसका क्वेश्चन आपको देखोगे तब आपको समझ आएगा कि करना क्या है। तो चलो एक क्वेश्चन देखते हैं, उसका एग्जाम्पल देखते हैं। क्वेश्चन देखो बच्चों, जो अभी वो जो मैक्सिमम मिनिमम लिखा है उसका क्वेश्चन है, फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ -2x² + 5x - 3 = 0। बात समझ आ रही है? क्या फाइंड करना आपको? मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी है। और आपको पता है बच्चों मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी है, और अगले ने पहले से बताया है कि मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करो, और हमें वैसे भी पता है कि एक की वैल्यू कितनी है। सॉल्यूशन में देखो बच्चों, एक की वैल्यू है कितनी? -2। ये लेस देन 0 है कि नहीं है? और जब लेस देन 0 होता है तो क्या एग्जिस्ट करता है? मैक्सिमम वैल्यू एग्जिस्ट करती है सर। और मैक्सिमम वैल्यू एग्जिस्ट करती है वो है कितनी, वो भी अभी पता कर लेंगे। b = 5 और c = -3। तो मैक्सिमम वैल्यू होती क्या बच्चों? देखो एक बार, मैक्सिमम वैल्यू इक्वल टू कितनी है? -d/4a। तो -d/4a मतलब -b² - 4ac/4a, ये मैक्सिमम वैल्यू है बच्चों। तो यहाँ से कितनी है? -b², b कितना है? 5 का स्क्वायर 25 - 4 इंटू a की वैल्यू कितनी है? -2 c की वैल्यू -3 अपॉन में कितना आएगा बच्चों? 4 इंटू a कितना है? a कितना बच्चों? -2। तो कितना आया? -25, और ये कितना आया? माइनस प्लस, फिर एक बार माइनस, और ये हो गया 8 3 जा 24, और ये -8। तो आंसर कितना आएगा? -1/-8। तो आंसर कितना है? 1/8। तो इस फंक्शन की जो आपका ये भी फंक्शन जो गिवन है, फंक्शन यानी आपकी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की आपके पास में जो मैक्सिमम वैल्यू है वो कितनी निकल गई है बच्चों? 1/8 निकल के आई है। बाई चांस इसी क्वेश्चन में आपसे ये से पूछ लिया जाता किस पॉइंट पर मैक्सिमम है बच्चों, तो वो पॉइंट क्या होगा? x इक्वल टू किस पॉइंट पे बताइए मैंने? -b/2a। तो -b/2a, तो x इक्वल टू कितना आ गया? -b। b की वैल्यू कितनी है देखो? 5/2 इंटू a की वैल्यू कितनी है? -2। तो ये आ गया 5 कितना? 4। ये इस पॉइंट पर इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू जो होगी बच्चों वो कितनी होगी? 1/8 होगी। तो ऐसा क्वेश्चन आपका MCQ पूछा जा सकता है। तो इस क्वेश्चन का आपको इस साल बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। और बहुत सारे बच्चों को तो ये बात पता ही नहीं होती कि मैक्सिमम वैल्यू किस पॉइंट पे निकलती है और क्या होती है। बहुत सारे बच्चों को नहीं बात पता होती, लेकिन हमें अब ये बात पता कर लेनी है। इससे पर इस साल CBSE क्वेश्चन बनाकर आपसे पूछ सकती है, तो बहुत ही केयरफुली इस टॉपिक का भी आपको ध्यान रखना है। तो हमने 2 टॉपिक बहुत अच्छे से डिस्कस कर लिए बच्चों। आशा करता हूं कि सभी को दोनों टॉपिक समझ आए होंगे। अब आज के लिए आज का जो होमवर्क क्वेश्चन है पहला, वो क्वेश्चन आपका ये है आज का क्वेश्चन 1। होमवर्क है फाइंड द मैक्सिमम तो मैंने निकालना सिखा दिया है, यहीं पे आप मिनिमम निकाल लेना। फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ fx इज इक्वल टू, fx इक्वल टू वही है बच्चों आपके पास में 3x² + 5x + 8 = 0। ये आपको खुद को निकालना है। होमवर्क का पहला क्वेश्चन है, इसको बहुत अच्छे से आप सोल्व कर लेना। लिखना एक बार, नोट कर लो इसको सारे बच्चे। फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ fx इक्वल टू 3x² + 5x + 8 = 0। मिटाऊं? यस। मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है बच्चों? हाँ,
ये चैप्टर बहुत आसान है, बस आप लोग बने रहिए और देखते रहिए बस आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छे से समझ आएगा। इतनी रात को मैं भी मेहनत कर रहा हूँ, तो आप लोग नहीं कर सकते क्या मेहनत? हाँ, क्यों नहीं कर सकते आप लोग मेहनत? आप तो बहुत मेहनती बच्चे हो। हाँ तो बच्चों, इसके बाद मेरा तीसरा जो टॉपिक है वो कौन सा है? सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये टॉपिक है। और इसमें मैंने आपको कितनी बातें बताई है बच्चों? 2 बातें बताई है कि इसके सॉल्यूशन के दो मेथड देखने हैं हमें। 2 मेथड देखने हैं, कौन कौन से? फैक्टराइजेशन, और फैक्टराइजेशन जो मेथड है उसमें हमें क्या करना है, इसको ना बुक्स में ऐसा भी लिखा हुआ होता है कि मिडल टर्म को स्प्लिट करो और उसके बाद में आप जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको गिवन होती है उसको सोल्व करो। लेकिन मैं आज आपको एक ऐसा मेथड बताऊंगा, उस मेथड को सोल्व करने के बाद में आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो फैक्टराइजेशन के जो क्वेश्चंस है उस क्वेश्चंस को आप बहुत ही इजीली सोल्व कर पाओगे। आपने आज तक मिडल टर्म को स्प्लिट किया होगा, लेकिन आज के बाद में बहुत सारे बच्चे तो मिडल टर्म को स्प्लिट करने वाला मेथड है वो भूल ही जाएंगे कि मिडल टर्म को स्प्लिट करके भी ऐसे क्वेश्चन को करना है। मैं नहीं कह रहा कि मिडल टर्म को स्प्लिट नहीं कर सकते, मिडल टर्म को स्प्लिट करके भी क्वेश्चन सोल्व होता है, बट मैं एक ऐसा मेथड बताऊंगा आपको, उस मेथड की हेल्प से आप किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो बहुत ही ईजिली निकाल पाते हैं। तो बच्चों, फैक्टराइजेशन जो है उस पर बहुत सिंपल से एग्जाम्पल में से शुरू करता हूँ मैं कि फाइंड द रूट्स ऑफ, ये क्वेश्चन अपना एग्जाम्पल है, फाइंड द रूट्स ऑफ x² + 5x + 6 = 0। इस इक्वेशन के हमें रूट निकालने हैं। तो बच्चों सॉल्यूशन में ध्यान से देखो एक बार, क्या होगा आपके पास में इक्वेशन जो गिवन है वो लिख लो, x² + 5x + 6 = 0। बच्चों यहाँ पे आपको वैसे पता है कि इसके फैक्टर क्या क्या होने हैं, 2x और 3x होना है, लेकिन मैं आपको एक मेथड बता रहा हूँ, उस मेथड से जिन बच्चों को नहीं भी आ रहा है वो भी फैक्टराइज करना सीख सकता है। कई बार क्या होता है कि फैक्टराइज यहाँ से मुझे पता नहीं चलता कि भाई इसको 2x करूँ, 3x करूँ, 4x या 1x करूँ, ये बच्चों को पता नहीं चलती। तो उसके लिए मैं ये बता रहा हूँ आपको, आप इस 6 को पकड़ दो, 6 को पकड़ के इसके कोफिशिएंट से मल्टीपल कर दो। तो 6 को 1 से मल्टीपल कितना आया? 6। 6 में 1 का डिवाइड किया कितना आया? 6। 2 का किया 3, 3 का किया 2। जैसे रिपीट होता है आप वहीं पे स्टेप को बंद कर देना, जैसे ही रिपीट होता है स्टेप को वहीं बंद कर दोगे। बात समझ आ रही है? पहले 6 को 1 से मल्टीपल किया, 6 आया, फिर 6 के फैक्टर लिख लो, मतलब 6 को 1 पे डिवाइड किया 6 का, 6 आया, 2 का डिवाइड किया 3 आया, फिर 3 का डिवाइड करोगे 2 आएगा, मतलब रिपीट कर गया। जैसे रिपीट करता आप वहीं रुक जाओ। उसके बाद में क्या करना आपको, उसके बाद में यहाँ पे साइन देखो, यहाँ पे साइन किसका है? प्लस का है। ध्यान से देख लो इस साइन को, प्लस का साइन है। ये साइन प्लस का है तो आपको या तो दोनों यहाँ प्लस लेने हैं या दोनों माइनस लेने हैं। बात को समझना, यहाँ पे साइन प्लस का है तो या तो दोनों प्लस लेने हैं या दोनों माइनस लेने हैं। इसके बाद सर माइनस लेने या प्लस लेने, ये तो कंफर्म नहीं हुई बात। तो बच्चों जो यहाँ जो साइन है उसी के अकॉर्डिंग साइन आएगा। यहाँ प्लस है तो दोनों पे प्लस। अब आप देख लो 2 और 3 को ऐड करोगे कितना? 5 और 1 और 6 को ऐड करोगे कितना? 7। सर नहीं बन रही बात, 7 तो नहीं हो सकता। तो 2 और 3 को ऐड किया 5 और मल्टीपल किया कितना? 6। तो यहाँ पे x लगा दो, लिख दो x² + 2x + 3x + 6 = 0, ये लिख दिया। इसके बाद x² जो है x कॉमन ले लो दोनों में से, इनमें से, तो x कॉमन है तो कितना बचा? x + 2। 3 कॉमन ले लो, कितना बचा? x + 2 = 0। तो x + 2 और x + 3 = 0। एक बार इसको 0 कर दो, एक बार इसको 0 कर दो। x + 2 = 0, और ध्यान रखना ऐसे लिख के आना है, x + 3 = 0। तो x = -2 और x = -3, ये इसकी रूट हो गई। लेकिन सर यहाँ पे साइन माइनस का आ गया, तो सर यहाँ पे साइन माइनस का भी तो हो सकता है। हाँ, क्यों नहीं हो सकता भाई? हो सकता है। देखो दूसरा एग्जांपल देखो, x² - x - 6 = 0। अब ये एग्जांपल, इसके रूट्स निकालने हैं, तो वही काम बता रहा हूँ मैं आपको। 6 को इससे इंटू किया, कितना आया? 6। अब आपको -6 से कोई लेना देना नहीं, आप तो डायरेक्ट इंटू करो, 6 आया। इसके बाद वही काम है, 1 6 2 3, और फिर 3 का किया तो कितना? 2। रिपीट कर गया, रिपीट करते रुक जाओ। अब यहाँ साइन देखो किसका आया? माइनस का आया। तो बच्चों मैं फिर बता रहा हूँ, मेरी बात को ध्यान से सुनना। आपको क्या करना है, यहाँ पे साइन प्लस का है, यहाँ पे साइन किसका है? प्लस का है। तो या तो ये दोनों प्लस आएंगे या दोनों माइनस आएंगे। फिर सर प्लस आएंगे कि माइनस आएंगे, वो इस पे डिपेंड करेगा बच्चों। ये साइन प्लस का है तो दोनों प्लस के आएंगे, ये साइन माइनस का है तो दोनों माइनस के आएंगे। इसके बाद में सर इसकी यदि बात की जा रही है तो यहाँ पे साइन किसका आया? माइनस का आया। अब आपको क्या करना है, एक प्लस होगा एक माइनस होगा। बात को समझना, एक प्लस होगा और एक
माइनस होगा। अब सर एक प्लस होगा एक माइनस होगा, तो सर ऐसा भी तो हो सकता है, ये प्लस ये माइनस, ऐसा भी हो सकता है, ये माइनस ये प्लस। बात समझ रहे हो मेरी आप लोग? तो सर फिर किसको देख, कौन माइनस होगा कौन प्लस होगा, उसके लिए बच्चों ये साइन रहा, ये साइन माइनस का है, मतलब बड़े वाले नंबर के पास माइनस आएगा, छोटे वाले के पास प्लस आएगा। बात समझ रहे हो मेरी? यहाँ पे प्लस होता मतलब बड़े वाले के पास प्लस आता और छोटे वाले के पास माइनस आता, लेकिन यहाँ पे माइनस है तो बड़े वाले के पास तो क्या आएगा माइनस और छोटे वाले के पास क्या आएगा प्लस। अब देखो आप 1 और 6 को करोगे तो कितना, 1 और -6 -5, नहीं बन रही बात। 2 और -3 हो गया, कितना आया -1, ये देखो -1 आ रहा है, तो यहाँ लगाओ x, यहाँ लगाओ x, लिख दो उठा के, x² + 2x - 3x - 6 = 0, x कॉमन लो, x + 2 - 3 x + 2 = 0, तो x + 2 और x - 3 = 0 और x + 2 = 0 और x - 3 = 0, तो ऐसे x = एक तो आ गया -2 और एक आ गया x = 3, तो ये इसके रूट्स आ गए। तो उम्मीद करता हूँ कि फैक्टराइजेशन आपको समझ आया होगा, यस और नो। एक बार फिर से वीडियो को थोड़ा बैक करके देख लेना कि सर ने कैसे बताया है कि यहाँ पे प्लस साइन होता है तो क्या होता है बच्चों, ये दोनों साइन जो आएंगे फैक्टर करने वाले ये या तो प्लस होंगे या दोनों माइनस होंगे, और प्लस होंगे कि माइनस होंगे वो इस साइन पे डिपेंड करेगा, ये प्लस है तो दोनों प्लस होंगे, ये माइनस है तो दोनों माइनस होंगे। इसके बाद में सर यहाँ पे माइनस होगा तो क्या होगा, सर यहाँ पे माइनस होगा तो आपके पास में क्या होगा बच्चों, एक साइन प्लस का होगा एक माइनस का होगा। अब कौन सा प्लस का होगा कौन सा माइनस का होगा वो इस साइन पे डिपेंड करेगा। ये साइन माइनस का है तो बड़े वाले नंबर के पास माइनस और छोटे वाले के पास प्लस, ये साइन प्लस का है तो बड़े वाले के पास प्लस और छोटे वाले के पास माइनस। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट स्टूडेंट्स? यस, वेरी गुड। इसके बाद में अपन एक एग्जांपल इसका और देखते हैं। वो होमवर्क का पहला क्वेश्चन आपको सोल्व करना है और अभी एक होमवर्क में दूसरा क्वेश्चन दे रहा हूँ, इस पैटर्न का दे रहा हूँ, फिर मैं एक एग्जांपल आपको और सोल्व करवाऊंगा। ये क्वेश्चन सेकंड है आज के होमवर्क का, नोट कर लो इसको। फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस, by using factorization। नंबर 1 है x² - 8x और +12 = 0। सेकंड है x² + 10x - 24 = 0। ये दोनों क्वेश्चन आज आपको सोल्व करने हैं। पहला क्वेश्चन वो था, एक क्वेश्चन ये है जिसके दो पार्ट है। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपके पास में एग्जांपल और लेते हैं कि फाइंड द रूट्स ऑफ x² + 3mx - m + 3 = 0। ये क्वेश्चन तो CBSE में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो क्या सर आपने जो मेथड बताया अभी हमें, वो क्या ऐसे क्वेश्चन पे भी लग जाएगा? हाँ बिल्कुल लगेगा, देखना अभी आप लगा के देख लो सही। सॉल्यूशन क्या है क्वेश्चन कि गिवन इक्वेशन क्या लिख लो पहले तो, गिवन इक्वेशन क्या है x² + के 3mx - के m + 3 = 0। यहाँ पे 1 है तो इसको 1 से मल्टीप्लाई कितना आएगा m + 3। ये काम आपको रफ में कर लेना, साइड में पेज में जगह होती है उसमें कर देना ये। तो इसके फैक्टर हो गए m + 3। अब सर थोड़ा ध्यान से देखो आप, यहाँ पे साइन किसका है, नेगेटिव का साइन है, और जब भी यहाँ पे नेगेटिव का साइन होता है तो आप क्या करते हो, एक प्लस आएगा और एक क्या आएगा माइनस आएगा। बात याद है ना आपको, अभी भी जो मेथड सिखाया था सेकंड क्वेश्चन, एक का साइन इन दोनों में से प्लस का होगा, एक का क्या होगा माइनस का होगा। अब सर कौन सा प्लस का होगा और कौन सा माइनस का हमें क्या पता चले, तो बच्चों इससे पता चलेगा। यहाँ पे प्लस है तो बड़े नंबर के पास प्लस है, छोटे नंबर के पास माइनस। तो सर यहाँ पे बड़ा नंबर कौन है, m + 3 है, m है बच्चों, m + 3 बड़ा है m बड़ा है, अरे m की कोई भी वैल्यू जैसे 5 ले लो तो 5 बड़ा है 8 बड़ा है, 5 और 5 + 3 8, 8 बड़ा है 5 बड़ा है, सर 8 बड़ा है मतलब ये नंबर बड़ा है, इसके पास प्लस आएगा इसके पास माइनस आएगा, दोनों के पास x लगा दो, उठा ऐसा कैसा लिख दो -mx और m + 3x, ये सारी क्वांटिटी उठा के यहाँ पे पुट कर दो, x² - mx + m + 3x - m + 3 इसकी जगह पुट करनी है पूरी क्वांटिटी ये। तो ऐसे कॉमन है x, तो x - m + m + 3 कॉमन आया तो कितना बचा
x माइनस एम इक्वल टू 0। तो यहाँ से x माइनस एम को बनाया तो कितना बचा, x प्लस एम प्लस 3 इक्वल टू 0। और यहाँ से क्या आया, x की कितनी वैल्यू, 2 वैल्यू आ गई क्या, x इक्वल टू एम और x इक्वल टू माइनस से x इक्वल टू एम प्लस 3 और साइन किसका आएगा, नेगेटिव का। तो ये 2 रूट्स आ गए बच्चों। तो मैं कह रहा हूँ मैंने अभी जो आपको 2 मेथड सिखाई है फैक्टराइजेशन के, वो दोनों मेथड यदि आप सही से अप्लाई करते हो तो हर एक क्वेश्चन के लिए वो अप्लाई होंगे, यदि आप उसको ठीक ठीक समझते हो तो। मैं फिर एक बार रिवाइज कर रहा हूँ उसी मेथड को। बच्चों क्या होता है, यहाँ पे साइन प्लस का होगा तो आपने जो फैक्टर किए हैं 12 के जो भी आपके फैक्टर आएंगे, उन फैक्टर के जो नंबर है उनके साइन या तो नेगेटिव होंगे या पॉजिटिव होंगे। पहली बात तो मैं एक बार फिर से बता रहा हूँ, 12 के फैक्टर आपने किए 1, 12, 2, 6, 3, 4, 4, 3। रिपीट करिए, लिखने की जरूरत नहीं है। इसके बाद यहाँ पे साइन किसका है, प्लस का है। तो साइन प्लस का होता है या तो दोनों प्लस आएंगे या दोनों माइनस आएंगे। यहाँ साइन किसका है, माइनस का, मतलब दोनों माइनस है। अब आप देख लो कि कौन सा है, वो 8 बना रहा है, ये 8 नहीं बना रहा, ये भी नहीं बना रहा, ये बना रहा है। तो इसका फैक्टर एक्स लगा दो, लिख दो ऐसा का ऐसा। लेकिन साइन नेगेटिव है, साइन जब नेगेटिव होता है तब एक साइन प्लस होता है, एक माइनस होता है। और कौन सा प्लस लेना है कौन सा माइनस लेना है वो इस साइन पे डिपेंड करता है, ये बात मैंने पहले बता दी है। तो यदि आप ये अप्लाई करते हो तो आप किसी भी क्वेश्चन को बहुत इजीली सॉल्व बच्चों कर सकते हो। इसके बाद में आज हम इसके दूसरे मेथड को डिस्कस करते हैं, और वो दूसरा मेथड क्या बच्चों, आपका क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ठीक है, तो बच्चों इसके बाद में दूसरा जो मेथड है वो अपना क्या है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो एक क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बच्चों क्या है, सबसे पहले ध्यान दो आप, इफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, देन the root of this equation is given by, कैसे लिखोगे इसके रूट को बच्चों, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। और ये बी स्क्वायर माइनस 4ac वैसे आपको पता होगा, और नहीं पता है तो मैं बता रहा हूँ। x इक्वल टू होता है माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ डी अपॉन 2a। डी अपॉन डी बोलते हैं डिस्क्रिमिनेट को, और ये डिस्क्रिमिनेट है, और आपको सबसे पहले यही निकालना है। तो बच्चों ये हमारे पास में क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a। और मैं फिर बच्चों आपसे एक डिस्कस और करना चाहूँगा कि आपके क्वेश्चन में यदि आप किसी क्वेश्चन को देखते हो और आपसे फैक्टराइज नहीं हो रहा है तो आपको फैक्टराइज बजाना ही नहीं है। जब तक एग्जामिनर किसी क्वेश्चन में ऐसे नहीं बोलता है कि इसको फैक्टराइज करो तो आपको फैक्टराइज नहीं करना है, आपको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा लेना है। बात समझ रहे हो क्या आप? आपको फैक्टराइज करना नहीं बन रहा है कि सर मेरे से फैक्टराइज है, वो इसके फैक्टर मुझे नजर नहीं आ रहे हैं, उस केस में आप क्या यूज कर सकते हो, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज कर सकते हो, और इससे आपके किसी भी क्वेश्चन के रूट निकल सकते हैं। मेरी बात समझ रहे हो आप? यस। तो लेकिन एग्जामिनर कह देता है कि फैक्टराइज यूज करो ही, देन उस केस में आपको यूज करनी है। लेकिन वर्ड प्रॉब्लम जो होंगी, वर्ड प्रॉब्लम में आपके पास में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकल के आएगी, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब निकल के आएगी उसमें आपको एग्जामिनर बोलेगा तो नहीं ना कि इसको फैक्टराइज लगा के सोल्व करो, उस केस में आपको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज कर लेना है। समझ रहे हो मेरी बात को बच्चों आप? यस। तो ये आपका क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है, और डी आपका डिस्क्रिमिनेटर। यहाँ पे एक बढ़िया बात ये है कि डी शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है तभी आपका रियल रूट एग्जिस्ट करेगा। तो एक बार फॉर्मूला लगा के क्वेश्चन सोल्व करते हैं। फाइंड द रूट्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। ये अपनी फेवरेट इक्वेशन है ही। तो बच्चों इसको सोल्व करने के लिए आप क्या करोगे, सबसे पहले निकाल लोगे डी। तो डी निकालने के लिए आप देखो पहले a इक्वल टू कितना है, 1 है, b इक्वल टू कितना है, 5 है, और c इक्वल टू कितना है, c इक्वल टू कितना बच्चों, 6 है। तो यहाँ सबसे पहले डी निकालो। डी आपका डिस्क्रिमिनेट होता है, वो होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये हम डिस्क्रिमिनेट निकाल रहे हैं, और यहाँ से जो डी आएगा वो कितना आएगा, बी स्क्वायर 25 माइनस 4 इंटू 1 इंटू 6 मतलब 24। तो डी कितना आया, डी कितना है 1, और वो ग्रेटर देन कितना है 0 है। और ये इस कंडीशन को क्या कर रहा है,
सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब इसके रूट निकलेंगे इस इक्वेशन के। रूट क्या क्या होंगे, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a। तो माइनस बी की वैल्यू कितनी है 5, तो माइनस 5 प्लस माइनस रूट 1 अपॉन 2a, 2 इंटू 1, तो x इक्वल टू कितना आया -5 प्लस माइनस 1 अपॉन 2। अब बच्चों ऐसे आपको दो केस बनाने हैं, एक बार तो आपको साइन प्लस का लेना है, एक बार साइन किसका लेना है माइनस का लेना है। जब आप प्लस का साइन लोगे तो आएगा -5 प्लस 1 अपॉन 2, और जब माइनस का लोगे तो आएगा -5 माइनस 1 अपॉन 2। तो यहाँ से आंसर क्या निकल के आएगा माइनस के 4 अपॉन 2 मतलब -2, और ऐसे कितना आएगा -3। और यही इस क्वेश्चन के आंसर आए थे x इक्वल टू -2 और x इक्वल टू -3। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी अपन ने बहुत आसानी से देख लिए। अब कुछ नहीं करना, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लर्न कर लेना है। एक बार मेरे साथ पढ़ो, देखिए क्या है, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, और इसको आप ये भी पढ़ सकते हो x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a। और जब एग्जामिनर आपको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाने, जब एग्जामिनर आपको फैक्टराइजेशन मेथड लगाने को नहीं बोलता है और आपसे फैक्टर होते हुए नहीं दिखते हैं, देन उस केस में आपको बिना सोचे ही क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज कर लेना है, आपका क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। इसके बाद में बच्चों क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हमने सीख लिया है, तो आज हमारा जो लास्ट टॉपिक होगा आज वो हमारा नेचुरल रूट्स होगा। और ये मैं गारंटी के साथ कहता हूँ इस साल एक 1 मार्क का क्वेश्चन है वो आपका नेचुरल रूट से पूछा जाएगा। तो आज का हमारा लास्ट टॉपिक नेचुरल रूट्स होगा, और वो पढ़कर आज की क्लास को हम यहीं खत्म करेंगे। तो बच्चों क्लास में आपको मजा तो आ रहा ना सभी को, ऐसा तो नहीं है ना कि क्लास बोर हो रही है। अरे पढ़ने में इंटरेस्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा बच्चों? हाँ, तो पढ़ने में इंटरेस्ट लेना है। जैसे आप मूवी देखते हो तो इंटरेस्ट लेते हो नहीं लेते हो? अरे लेते हो कि नहीं लेते हो? वैसे ही पढ़ाई में इंटरेस्ट लेना है। यदि इंटरेस्ट नहीं आ रहा है ना पढ़ने में, तो उस टाइम पे बुक को थोड़ा सा साइड रख के और थोड़ी सी देर मौज मस्ती कर लेनी चाहिए, और वो मौज मस्ती करके फिर वापस पढ़ने में लग जाना है। ऐसे नहीं कि आप बुक लेके बैठे और पढ़ाई समझ ही नहीं आ रही है, ऐसा भी नहीं करना है। तभी पढ़ना है जब हमें समझ आ रहा हो। नहीं समझ आ रहा, थोड़ी देर रेस्ट कर लो, रेस्ट करने के बाद में आप वापस आके बैठ जाओ पढ़ने, उसके बाद वापस समझ आने लगेगा। तो ऐसा तो नहीं लग रहा किसी बच्चे को कि सर मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कोई चीज़। अरे सारी बातें एक एक करके क्लियर तो हो रही है ना? हाँ, वेरी गुड। तो अब हम बात करते हैं नेचुरल रूट की, और आज का हमारा लास्ट टॉपिक होगा। जो वर्ड प्रॉब्लम होंगी वो हम कल डिस्कस करेंगे, काफ़ी टाइम हो गया है अभी, तो ये लास्ट टॉपिक डिस्कस कर लेते हैं जल्दी से। तो बच्चों नेचुरल रूट की हम बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? नेचुरल रूट की। जैसे भाई हर एक इंसान का भी नेचर होता है नहीं होता है? वैसे ही बच्चों रूट का भी नेचर होता है। जैसे रूट गंदा दिखता है या अच्छा दिखता है, वो सारी बातें हैं। गंदा दिखेगा तो गंदा बताएंगे, भाई इसमें क्या है। कोई आदमी अच्छा दिखता है तो अच्छा बताते हैं, बुरा दिखता है तो बुरा ही बताते हैं, अच्छा थोड़ी बताते हैं, नहीं बताते ना। तो वैसे ही रूट की बात है। रूट का नेचर भी आज पता कर लेंगे हम कि रूट का नेचर कैसा होगा। तो अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है नेचर ऑफ रूट। नेचर ऑफ रूट कि रूट का नेचर कैसा होगा। बच्चों मैं फिर कह रहा हूँ, यहाँ पर आपके किसी भी क्वेश्चन में आपको कुछ वर्ड दिखते हैं, कुछ वर्ड, इनमें कुछ वर्ड बता रहा हूँ आपको। कौन कौन से वर्ड? रियल, डिस्टिंक्ट और इक्वल। रियल, डिस्टिंक्ट एंड इक्वल, ये वर्ड आपको जब भी क्वेश्चन में दिखे तो आपको क्या करना है, नेचुरल रूट का कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में आ जाना चाहिए। बच्चों क्वेश्चन को पहचानना ही बहुत बड़ी बात है। क्वेश्चन को पहचानना भी, क्वेश्चन कह क्या रहा है। हम यदि क्वेश्चन को पहचान पाते थे कि उस टॉपिक का फिर सोल्व हो जाता है। कल मैंने आपको बताया था अल्फा और बीटा रूट है, तो क्या सोचना है? अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा सोचना है। वैसे ही किसी क्वेश्चन में रियल, डिस्टिंक्ट, इक्वल, ये वर्ड आपको ऐसे दिखते हैं, तब आपको नेचुरल रूट के बारे में सोचना है। और नेचुरल रूट में आपको करना क्या है? सबसे पहले नेचुरल रूट में आपको डिस्क्रिमिनेट निकालना है। क्या निकालना है? डी निकालना है, डिस्क्रिमिनेट। और ये जो डिस्क्रिमिनेट जो होगा वो इक्वल टू होता है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac, और ये एबीसी आपको पता है आपके कोफिशिएंट्स है। तो इसमें बच्चों पहला केस में बता रहा हूं जो वो क्या है, इफ ABC आर रियल नंबर, और आपको पता है A0 तो हो ही नहीं सकता ना, ABC आर रियल नंबर्स। इस केस में आपके पास 3 केस होंगे बच्चों। कितने केस होंगे? 3 केस होंगे। वो तीनों केस कौन कौन से होंगे? इफ D ग्रेटर देन 0, D ग्रेटर देन क्या होगा? 0, ये है दैट इज, इसको मैं तो पढ़ते दैट इज बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 होगा,
देन रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। रियल एंड डिस्टिंक्ट का क्या मतलब है बच्चों? मतलब रूट्स जो होंगे वो क्या क्या होंगे? रियल नंबर होंगे, और क्या होंगे? डिस्टिंक्ट का मतलब है अलग अलग होंगे। और इसके बाद में बच्चों बात करें अपन इफ d इक्वल टू 0, ये केस ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दैट इज b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0, देन रूट्स आर रियल एंड इक्वल। और इसमें तीसरा आएगा इफ d लेस देन 0, दैट इज b स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0, देन रूट्स आर देन there is no real root, there is no real root। मैं फिर बात बता रहा हूँ यहाँ पे, देन there is no real root, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ there is no root, there is no real root, यानी कि रियल नंबर वाला रूट नहीं होगा, बाकी कॉम्प्लेक्स हो सकता है। ये आपके हायर मैथमेटिक्स का टॉपिक है कॉम्प्लेक्स नंबर, तो वो बाद की बातें हैं। लेकिन अभी समझेंगे क्या, d ग्रेटर देन 0 है तो रूट्स कैसे होंगे? रियल होंगे और डिस्टिंक्ट होंगे। डिस्टिंक्ट का मतलब क्या बच्चों? अलग अलग होंगे, डिफरेंट होंगे। d इक्वल 0 है तो रूट्स क्या होंगे? रियल और इक्वल होंगे। d लेस देन 0 है तो रूट्स एग्जिस्ट नहीं करेंगे। इसके बाद बच्चों एक टॉपिक तो ये हुआ, इसमें एक टॉपिक और आएगा। ये टॉपिक बेसिकली एनसीईआरटी बुक में तो नहीं लिखा हुआ होता है, लेकिन फिर भी आपको याद रखना है कि कैसे कैसे और हो सकता है। इफ ABC आर रेशनल नंबर, ये बात यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। ABC कैसे नंबर है? रेशनल नंबर है। और d जो है आपका, इसका पहला केस क्या है? d इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac इज ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर। परफेक्ट स्क्वायर नंबर, देन रूट्स आर रैशनल, देन रूट्स आर रैशनल। इस बात को भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा जो सेकंड बात है वो क्या है? इफ d इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, देन रूट्स आर इरेशनल। ये दोनों बातें भी बच्चों ध्यान रखनी है। 2023 में इसका ही क्वेश्चन आया था कि रूट जो है वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर जो है वो दे रखा था, तो बतानी थी कोई कांस्टेंट जो था उसकी वैल्यू पूछी गई थी। तो आई होप आज के जो कॉन्सेप्ट्स थे वो सभी बच्चों के क्लियर हुए होंगे, और यदि कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हुए हैं तो हम कल वर्ड प्रॉब्लम से स्टार्ट करेंगे और बहुत सारे क्वेश्चन कल प्रैक्टिस करेंगे। तो एक बार मैं फिर से रिवाइज करवा देता हूँ कि हमने क्या क्या पढ़ा। आज की क्लास में हमने बच्चों देखा कि हमारे पास में जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, उसका ग्राफ कैसा दिखता है, ग्राफ की सारी बातें हुई थी। उसके बाद में हमने मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू निकाल ली थी। उसके बाद हमने सॉल्यूशन की बात की थी। सॉल्यूशन में हमने फैक्टराइजेशन सीखा था। फैक्टराइजेशन के बाद में हमने क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से रूट निकालना सीख लिए थे। इसके अलावा हमने नेचर ऑफ रूट का डिस्कस कर लिया है। कल हम वर्ड प्रॉब्लम पढ़ेंगे और जितनी भी वर्ड प्रॉब्लम्स हैं उन सारी वर्ड प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे, और जितने भी CBSE में जो PYQs पूछे गए हैं वो अपन कल की और परसों की क्लास में हम डिस्कस करेंगे, और इस चैप्टर को बहुत जल्द और बहुत अच्छे से हम इसको मास्टर करेंगे बच्चों। तो अभी टाइम काफ़ी हो गया है, तो इसी के साथ हमें इजाज़त दीजिए और पढ़ते रहिए। एग्ज़ाम पास में आ रहा है तो अपनी स्टडी को बहुत ही सीरियसली लीजिए हम, और मार्क्स अच्छे ही आएंगे यदि आप अच्छी स्टडी करोगे। तो इसी के साथ यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि जो हमने ये कंटेंट अभी शुरू किया है ये अपन ने एग्ज़ाम तक हम यदि मेहनत कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि आपको भी मेहनत तो करनी चाहिए। तो यदि कंटेंट पसंद आ रहा है आपको तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिए, ताकि हमारे कंटेंट का लाभ जो है वो सभी बच्चों को मिल सके। इसी के साथ थैंक यू वेरी मच बच्चों, थैंक यू सो मच।